हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया था। 15 में 3 पार्ट्स थे। मैंने एक पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया था और मैंने कहा था कि अगर बाकी 2 पार्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए। तो अभी तक तो किसी ने प्रॉब्लम नहीं पूछी, इसका मतलब है कि सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 15 में जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब आप किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। आज जो हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपसे ऑर्थो सेंटर ही मांगा गया है, मगर क्वेश्चन में कहीं पर ऑर्थो सेंटर नहीं लिखा हुआ। तो जिस स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं ट्रायंगल के वही ऑर्थो सेंटर होता है, वो फ़ौरन समझ जाएगा क्वेश्चन देख के। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर given by the equations 4x minus y minus 7 is equals to 0, x plus 3y minus 31 is equals to 0 and x plus 5y minus 7 is equals to 0. Determine the point of intersection of its altitude. तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं पर ऑर्थो सेंटर नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो समझ जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब ही ऑर्थो सेंटर होता है। तो असल में इस क्वेश्चन में राइटर ने ये चेक करना चाहा है कि क्या इस स्टूडेंट को पता है कि ऑर्थो सेंटर अगर ना लिखा हुआ हो और लिखा हुआ हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, तो क्या इस स्टूडेंट को पता है कि इसका मतलब ऑर्थो सेंटर ही होता है? असल में ये डेफिनेशन ही ऑर्थो सेंटर की है, तो वो फ़ौरन ये सवाल कर लेगा। तो अब इन शॉर्ट जो मेथड हमने ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करवाया था, एज इट इज़ आपको वही सारा काम क्वेश्चन नंबर 16 में करना है। तो चलिए एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, इस तरह आपका ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म में। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि पहले x वाला लिखा हुआ हो, फिर y वाला लिखा हुआ हो, फिर कांस्टेंट हो और उस साइड पे 0 हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी तीनों इक्वेशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में दी हुई हैं। आप इसका नाम रख दीजिए। पहले आपने ये लिखा 4x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है x प्लस 3y माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी है x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब वही सारा काम जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था उसी को रिपीट कर रहे हैं। क्या काम है? सबसे पहले आप 2 इक्वेशन लेंगे। क्या लिखा मैंने? एनी लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 विल बी ऑफ द फॉर्म। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले लिया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है के मेथड। के मेथड क्या होता है कि L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0। L1 आपके पास क्या है? लाइन इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 4x माइनस वाई माइनस 7 प्लस के मल्टीप्लाई बाय L2। L2 क्या है? लाइन इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 3y माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और तमाम x एक तरफ कर लें, तमाम y एक तरफ कर लें और तमाम कांस्टेंट एक तरफ कर लें। तो देखिए 4x माइनस वाई माइनस 7 k इंटू एक्स के एक्स के इंटू 3y 3ky k इंटू 31 31k इज इक्वल्स टू 0। एक x वाली टर्म ये है 4x, इसके साथ ये kx लगा दें। एक x वाली टर्म ये है माइनस वाई, इसके साथ ये वाली टर्म लगा दें 3ky। ये आपके पास माइनस 7 है, ये आपके पास माइनस 31k इज इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको जो है वो कॉमन ले लेना है। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो ये 4 प्लस k हो जाएगा इंटू एक्स। इन दोनों में से आप y बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस यहाँ बचेगा 3k। ये हो गया माइनस 7 माइनस 31k इज इक्वल्स टू 0। इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद आपने क्या लिखा है कि क्योंकि ये आपने जो इक्वेशन नंबर 4 बनाई है 1 और 2 की मदद से बनाई है, तो अब आपने क्या लिखा है? इफ़ इक्वेशन 4 इज़ परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 3।
अगर इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर के लिए हम एक अलजेब्रिक रिजल्ट यूज़ करते हैं, और वो रिजल्ट क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर है 0। a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 दैट इज़ 4 प्लस के। b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4 दैट इज़ -1 प्लस 3 के। a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 दैट इज़ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, यह आ गया आपके पास 1। और b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 दैट इज़ 5, यह आ गया 5। अब आप इसको पुट कर दें, a1 इंटू a2, a1 है 4 प्लस के इंटू a2 है 1 प्लस b1 है -1 प्लस 3 के इंटू b2 है 5 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस के इंटू 1, यह आ गया 4 प्लस के। 5 को -1 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 1 5, 5 प्लस 5 इंटू 3 के 5 3 15 के इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद 15 के और 1 के कितना होता है, 16 के -5 प्लस 4 होता है -1 इज इक्वल्स टू 0। 16 के इज इक्वल्स टू -1 को वहाँ ले जाएं, +1 हो जाएगा। 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 1/16। अब हम इस वैल्यू 1/16 को पुट k इज इक्वल्स टू 1/16 इन इक्वेशन नंबर 4, जहाँ जहाँ हमें k नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, एक्सक्यूज़ मी, 1/16। सो 4 प्लस k कितना है, 1/16 इंटू एक्स प्लस -1 प्लस 3 इंटू k क्या है 1/16, -7 -21 इंटू k क्या है 1/16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो एलसीएम ले लें, चाहे डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट कैसे होता है, 16 4 ज़ा 64, 64 प्लस 1 65, 65/16, ये आ गया x। ये -1 एज इट इज़ आ गया, 3 1 ज़ा ये हो गया 3/16 y, ये -7 ऐसे ही आ गया, 31 1 ज़ा 31/16 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना है, 65/16 x, और इसको भी आप सिम्प्लीफाई कर लीजिए, चाहे एलसीएम लेके चाहे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट कैसे होगा, 16 इंटू -1 -16 -16 प्लस 3 -13/16 इंटू y, और 16 7 ज़ा 112 होता है, 112 में 31 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा -143/16 इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों में ही 16 एलसीएम आ रहा है, तो 16 आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ बचेगा 65x, यहाँ बचेगा -13y, यहाँ बचेगा -43 इज इक्वल्स टू 0। ये 16 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब देखें आपके पास क्या बचा, 65x -13y -143 इज इक्वल्स टू 0। आपका काम यहाँ पर इक्वेशन का ख़त्म हो गया, बट अगर इक्वेशन सॉल्व होने से पहले छोटी हो रही हो तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए ये पूरी इक्वेशन 13 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 13 वी गेट, 13 से इसको डिवाइड करें, 65/13, 13 5 सा क्या होता है 65, 13/13 1 हो जाएगा, और 143/13 जो होता है वो आप कैलकुलेटर से चेक करिएगा 11 होता है इज इक्वल्स टू 0। इसका नाम मैंने रखा है इक्वेशन नंबर 5। तो आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 5 इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एल्टीट्यूड। आपके पास पहले एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। अब हम एक और एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे, हम यहाँ पर चेंजिंग कर देंगे। पहले मैंने लिखा था एनी लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 2। इस यहाँ तक काम ख़त्म करने के बाद जो आगे स्टेप्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इक्वेशन 2 और अब हम ले रहे हैं 3। तो अब मुझे इसको जो है वो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यही सारा काम जो मैंने 1 और 2 के साथ किया था, यही सारा काम मैं अब 2 और 3 के साथ कर रहा हूँ। तो 2 मेरे पास क्या है, x प्लस 3y -31 प्लस k। 3 मेरे पास क्या है, x प्लस 5y -7 बराबर है 0। इसके साथ सारा का सारा काम वही करना है जो आपने 1 और 2 के साथ किया था, x प्लस 3y -31 प्लस k इंटू एक्स के एक्स प्लस 5ky -7k इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करें, सारे x को इकट्ठा कर लें, ये आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस kx और प्लस 3y और प्लस 5ky और कांस्टेंट -31 -7k इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ तक पहुँच गए। अब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस के इंटू एक्स। वाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 के इंटू वाई, और -31 माइनस 7 के इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 थी, इसका नाम आप रखते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये आपने किसकी मदद से बनाई है? इक्वेशन नंबर 2 और 3 की मदद से। तो अब मैं यहाँ 6 है तो यहाँ लिखूँगा इफ़ इक्वेशन नंबर 6 इस परपेंडिकुलर टू इक्वेशन नंबर, क्योंकि ये आपने 2 और 3 की मदद से बनाई है तो अब ये 1 के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब आपके पास a1, a2, b1, b2 चेंज हो जाएंगे। a1 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 6 दैट इज 1 प्लस के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। b1 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3 प्लस 5 के। और a2 आपके पास क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ में जो लिखा हुआ है दैट इज 4, और b2 क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 में y के साथ जो लिखा हुआ है दैट इज -1। अब मुझे इस पूरे को मिटाना होगा क्योंकि ये अब मेरे काम का नहीं है। तो मुझे असल में 2 इक्वेशंस चाहिए थी। एक इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, दूसरी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। अब आप इसको पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर। a1 a2, a1 है आपके पास 1 प्लस के, a2 है आपके पास 4 प्लस b1 है आपके पास 3 प्लस 5 के, और b2 है आपके पास -1, ये बराबर हो गया 0 के। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 × 1 = 4 प्लस 4 इंटू के 4 के -1 इंटू -3 -1 इंटू -5 के इज इक्वल्स टू 0। 4 में से 3 गया आपके पास 1 बचता है। -5 के प्लस 4 के आपके पास क्या होता है? माइनस के इज इक्वल्स टू 0। के को वहाँ ले जाएं तो के का वैल्यू आपके पास आ गया 1। अब आपने क्या करना है? अब आप इस वैल्यू 1 को उठा के पुट किस में करेंगे? दोबारा इक्वेशन नंबर 6 में। तो यहाँ लिख दीजिए पुट k इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 6। तो ये आ गया आपके पास 6। 1 प्लस के आपने 1 निकाला था तो 1 लिख दें, प्लस 3 प्लस 5 इंटू के 1 है तो 1 लिख दें, y -31 माइनस 7 इंटू के 1 है इज इक्वल्स टू 0 आ गया। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 इंटू एक्स हो गया आपके पास 2x। 3 प्लस 5, 5 × 1 = 5, 5 प्लस 3 8, ये हो गया 8y -31, और चले लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। सो 2x प्लस 8y -31 माइनस 7, ये कितना होता है? -38 इज इक्वल्स टू 0। वही बात कि ये इक्वेशन छोटी हो सकती है तो इसको छोटा कर दें, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ लिख दें डिवाइड बाय 2, बल्कि ब्रैकेट ना लगाएं, डिवाइड बाय 2, वी गेट, ये 2 से डिवाइड होगी खाली x बच जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 4y बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 19 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 0। दैट इज दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई, इक्वेशन नंबर 7। तो अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक इक्वेशन नंबर 5 आ गई है और एक इक्वेशन नंबर 7 आ गई है। अब आपको लिखना क्या होगा? इक्वेशन नंबर 7 is the second equation of altitude। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 6 को 5 को और 7 को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ इस जगह पर। तो आपके पास 2 इक्वेशंस कौन कौन सी आ गई हैं वो लिख लेते हैं पहले हम। एक इक्वेशन तो इक्वेशन नंबर 5 थी, उसको मैं अब दोबारा लिख लेता हूँ। क्या थी जनाब इक्वेशन नंबर 5? 5x
-y -11 बराबर है 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 थी जो भी आपने हासिल की थी। और इक्वेशन नंबर 7 आपने क्या हासिल की है, x + 4y -19 बराबर है 0। ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमारे को किसी एक को सेम करना पड़ता है, x को या y को। तो हम एक काम करते हैं, हम x को सेम कर लेते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 बाय 5। तो इस पूरी इक्वेशन नंबर 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 5 × x 5x 5 4 ज़ा ये हो जाएगा 20y और 5 × 19 होता है 95 = 0। अब मैं थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। देखिए सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे तो सवाल जितना भी लंबा हो गलत कभी भी नहीं होगा, गारंटी है। तो अब आप देखिए गौर से ज़रा, आपके पास इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 5x - y -11 बराबर है 0। और 7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 5x + 20y -95 = 0। अब आपने क्या करना है, साइन चेंज करनी है। साइन चेंज करना है, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, इसको आप ले जाएं। 5x से 5x कट गया, -20y -y कितना होता है, -21y -95 + 11 होता है -84 = 0। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी एक चीज़ रह गई है। ये था मेरे पास जो आया था सही, एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, -95 में से -11 गया तो +84 आता है। सही है, तो मेरा वो साइन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, इसको वहाँ ले जाएं, -84 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, 21 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84/21 और 84 को 21 से काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। अब आप इस y वैल्यू 4 को पुट y = 4 इन इक्वेशन, किसी में भी रखते हैं, 5 में या 7 में, जिसमें दिल चाहे, 5 में रख देते हैं इन इक्वेशन 5। तो 5 आपके पास क्या है, 5x - y -11 बराबर है 0। 5x - y कितना है, 4, 11 = 0। 5x 11 और 4 कितना होता है, 15 बराबर है 0। 5x = 15, x = 15/5 और 15/5 क्या होता है, 5 3 = 15, 3। तो जनाब आपके पास x3 आ गया और y4 आ गया। आखिर में आप आंसर लिखेंगे, उसने क्या बोला था, डिटरमिन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इस x क्या है 3 और y कितना आया 4 आंसर, और बुक में भी यही आंसर आ रहा है। सो आप देखिए क्वेश्चन जितना भी लंबा हो, जितना बड़ा क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। लॉन्ग क्वेश्चन में, डिटेल आंसर क्वेश्चन में ये सवाल आने का पूरा चांस है। किसी भी स्टेप में, किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और कमेंट देने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।